फुप्पो बेवा हुई तो उन्होंने मुझे अपना बेटा बना लिया। उनकी करोड़ों की जायदाद थी, जिसे संभालने वाला कोई नहीं था। बस एक पागल बेटी थी, जिसे अपना होश भी नहीं था। मैंने अम्मा के कहने पर फुप्पो की पागल बेटी से शादी कर ली, मगर जब फुप्पो फोत हुई, मैंने सारी जायदाद अपने नाम करवा कर फुप्पो की पागल बेटी को घर से निकाल दिया। मैंने दूसरी शादी की और मजे की जिंदगी एंजॉय करने लगा। लेकिन एक दिन अचानक मुझे पुलिस वाले झूठे केस में उठाकर ले गए और जेल में बंद कर दिया। केस की तफ्तीश के दौरान एक ऑफिसर मेरे सामने आई। उसे देखकर मेरी जान निकल गई, क्योंकि वो तो मेरी पागल अम्मी और मैं फुप्पो के घर बैठे थे। फुप्पो की तबीयत पिछले कई दिनों से बहुत खराब थी। मेरी माँ आंखों में जूठे आंसू लिए फुप्पो से कह रही थी, बहन, मुझे तो आलिया की फिक्र खाई जा रही है। वो तो बिल्कुल अकेली रह गई है। अल्लाह तुम्हें सेहत वाली जिंदगी दे। मगर मैं चाहती हूँ कि आलिया को अपनी बहू बना लूं। वो जैसी भी है मुझे कबूल है। फुप्पो ने आलिया की तरफ देखा। वो उस वक्त चुप बैठी हुई थी, जैसे वो किसी और ही दुनिया में मस्त हो। मेरे पास ये सुनहरी मौका था। मैंने उसके पास जाकर कहा, आलिया, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। वो एक पल को रुकी, फिर मेरी तरफ देखा। उसकी नजरें खाली थीं, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे दिल को ऐसे लगा जैसे उसके अंदर कुछ और चल रहा है। वो पागल तो है, मगर उस हद तक जितना लोगों ने उसे बनाया हुआ है। फुप्पो राजी हो गई, शायद बेटी का सहारा देखकर, या शायद अपनी बेबसी के हाथों मजबूर होकर। माँ खुश थी। मैंने अंगूठी पहनाई। आलिया ने कुछ ना कहा, ना हंसी ना रोई, बस हाथ आगे कर दिया। निकाह की तारीख रख दी गई। शहर में सरगोशियां हुई। असद ने कितना बड़ा कदम उठाया है। पागल लड़की से शादी करके उसे इज्जत दी, और मैं हर बार हंसता, दिल में कहता, ये इज्जत नहीं सरमायाकारी है। निकाह वाले दिन आलिया को लाया गया, सफेद लिबास में, बाल बिखरे हुए, मगर चेहरा बेतासुर। कुछ मेहमानों ने कहा, लड़की अजीब लग रही है, मगर सबने खामोशी को एहतराम का नाम दे दिया। मौलवी ने कलमे पढ़ने शुरू किए, और मेरे दिल में धड़कन तेज हो गई। आलिया ने कोई सवाल नहीं किया, कोई झिझक नहीं दिखाई, जैसे सब कुछ सुन रही हो, समझ रही हो, मगर खामोशी से। जब उसने कबूल है कहा, तो मुझे लम्हे भर को लगा जैसे आवाज कहीं और से आ रही हो, नरम, मध्यम और फैसला कुन। मैंने दस्तखत किए। माँ की आंखों में चमक थी, जैसे सब कुछ हमारी प्लानिंग के मुताबिक हो रहा हो। मेहमान खाने में मसरूफ हो गए, और मैं आलिया के पास बैठा। अब हम एक दूसरे के हो गए हैं, मैंने कहा। उसने मेरी तरफ देखा और हल्की सी मुस्कुराहट दी, इतनी हल्की जैसे वो एक राज छुपा रही हो। मैं लम्हे भर के लिए रुक गया। उसके होंठ थोड़े थोड़े हिले, जैसे कुछ कहना चाहती हो, फिर रुक गई। और उस मुस्कुराहट में एक सवाल था, एक चैलेंज, जैसे वो पूछ रही हो, तुम जीते हो या बस यही समझ रहे हो। निकाह के बाद हमने अलग से वलीमा नहीं रखा। अम्मा का कहना था, ज्यादा लोगों को ना बुलाओ, नजर लग जाएगी। हकीकत ये थी कि हम चाह रहे थे कि आलिया ज्यादा ना बोले, ना नजर आए, बस जायदाद के कागजों में उसका नाम रहे, और चंद दस्तखतों के बाद वो नाम भी गायब हो जाए। शादी के बाद मैंने आलिया के साथ अलग कमरा शेयर किया। पहली रात उसने मुझसे कुछ नहीं कहा, बिस्तर के कोने में बैठ गई और खिड़की के बाहर देखने लगी। मैंने उससे पूछा, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? उसने नफी में सर हिलाया। आलिया खामोशी से सब सुन रही थी। असद, उसने पहली बार मेरा नाम लिया। मैं हैरान हुआ। तुम बोल सकती हो। जो सुनती हूँ वो ही कभी कभी बोल देती हूँ, उसने आहिस्ता कहा, और बिस्तर पर लेट गई। मैं उलझ गया। उसकी खामोशी अब मुझे आसान शिकार नहीं लग रही थी। उसकी आंखों में कोई पागलपन नहीं, बल्कि सुकून था, जैसे वो सब जानती हो, लेकिन फैसला कर चुकी हो कि अभी कुछ नहीं कहना। और मुझे यही खौफनाक लगा, एक खामोश औरत जो बोलेगी तो शायद सब बदल दे। ये क्या तमाशा लगा रखा है। अगली सुबह मैंने पर्दा हटाकर देखा तो आलिया धूप में खड़ी थी, नंगे पांव, सर आसमान की तरफ उठा हुआ, और दोनों हाथ जैसे दुआ में बुलंद, मगर आवाज नहीं, सिर्फ खामोशी। उसकी हालत देखकर मेहमानों में सरगोशियां होने लगी। कुछ हंसे, कुछ चुपचाप नजरें फेर गए। अम्मा ने शर्मिंदा होकर मेरी तरफ इशारा किया, और मैं कमरे से बाहर निकला। चलो अंदर। मैंने उसका बाजू पकड़ा, मगर उसने हल्की सी मजामत की, जैसे कहना चाह रही हो कि अभी कुछ बाकी है। मैंने दांत पीसे, अब कोई नया ड्रामा मत करना। कमरे में लाकर मैंने दरवाजा बंद किया। ये क्या हरकत थी, सबके सामने। कोई शर्म लिहाज है तुम्हें? आलिया ने मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा। मैं मांग रही थी कि जो खेल तुम खेल रहे हो वो तुम पर पलटे। जैसे मेरे अब्बा मरे वैसे ही तुम मरो, तकलीफ से, तन्हा। एक लम्हे को मैं बिल्कुल साकित हो गया। उसकी आंखों में जो सुकून था वो मुझे घबराहट दे गया। मैंने कहकर लगाया, खुद को नॉर्मल जाहिर करने की कोशिश की। पागल है, बकवास कर रही है, मैंने दिल को समझाया, मगर अंदर एक अनजानी बेचैनी ने डेरे डाल दिए। अगले दिन अजीब वाकया पेश आया। मैं ऑफिस से वापस आया तो मुलाजमा रोकर बता रही थी, साहब, बीबी जी ने वॉशिंग मशीन में आटे का टब रख दिया, सारा किचन गंदा हो गया। मैं गुस्से में आ गया।
कमरे में गया तो आलिया आराम से सोफे पर बैठी थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये क्या तमाशा है? कुछ साफ करने की कोशिश की थी, शायद मशीन समझ ना आई। आटा साफ करने के लिए शायद। उसने कंधे उचकाए, मैंने दरवाजा जोर से बंद किया। ये लड़की पागल है या अदाकारी कर रही है? मैं खुद से पूछने लगा। फिर एक दिन वो किचन में थी, चूल्हा जलाकर कुछ उबाल रही थी। मैंने पूछा, क्या बना रही हो? यादें। क्या यादें? यादें उबाल रही हूँ, शायद कुछ कम हो जाएं। दिमाग खराब है तुम्हारा? मैंने बर्तन छीन लिया। वो हंसने लगी, एक अजीब खोखली हंसी। कमरे में वापस आया तो वो अलमारी खोलकर अपने कपड़े फाड़ रही थी। मैंने हाथ पकड़ा। क्या कर रही हो? ये कपड़े उस जिंदगी के थे जो खत्म हो चुकी है। अब नई जिंदगी है ना? नई? ये जिंदगी नई नहीं है, सिर्फ चेहरा बदला है। खेल वही है। मैंने उसका हाथ छोड़ा। उसकी हर बात अब सर के ऊपर से गुजरने लगी थी, जैसे वो कोई और जुबान बोल रही हो। मगर वो जुबान शायद वो ही सच थी जिसे मैं मानना नहीं चाहता था। एक दोपहर मैंने देखा, वो सहन में टहल रही है, दोनों हाथ पीछे बांधे हुए, मुंह में कुछ बड़बड़ा रही है। करीब जाकर सुना तो अल्फाज थे, पाँव जमीन पर, दिल आसमान में, हाथ बंधे, जब तक वक्त खुल ना जाए। ये तुम क्या पढ़ रही हो? कुछ नहीं, बस रोज की तैयारी है। किस चीज की तैयारी? फैसले की। माँ ने कहा, असद, ये लड़की खतरनाक हो सकती है। पागलपन से ज्यादा खतरा उस खामोशी में है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैंने कहा, सब कुछ मेरे कंट्रोल में है, वो कुछ नहीं कर सकती। मगर अंदर एक अनजाना खौफ बैठ चुका था। कल वकील के पास जाना है, सब कागज तैयार हैं। अम्मा ने कहा तो मैंने इस बात में सर हिलाया, लेकिन मेरी नजर आलिया पर पड़ गई, जो सोफे पर बैठी दीवार को घूर रही थी। क्या उसने पढ़ा? सब कुछ? मैंने आहिस्ता आवाज में पूछा। क्या पढ़ेगी जो अपना नाम तक नहीं याद रखती? वो कागजों के सफे क्या समझेगी? अम्मा ने तंजिया कहा और हंस दी। अगली सुबह हम तीनों गाड़ी में बैठकर वकील के दफ्तर पहुंचे। आलिया सादा शलवार कमीज में थी, बाल खुले और नजरें नीची, मगर उसकी खामोशी में उस दिन एक अजब ठहराव था, जैसे किसी तूफान से पहले का सकूत। वकील ने कागजात सामने रखे। ये हैं वो ट्रस्ट और असासों की दस्तावेज जिन पर साइन करने से सब कुछ आपके शोर के नाम मुंतकिल हो जाएगा। उसने आलिया की तरफ देखकर कहा। मैंने कागज उसके सामने रख दिए। बस यहाँ दस्तखत कर दो आलिया, फिर सब आसान हो जाएगा। उसने कोई सवाल नहीं किया, सिर्फ कलम उठाया और एक लम्हे को रुक गई। उसकी नजर मेरे चेहरे पर आकर ठहर गई। मैंने अंदर से कुछ हिलता हुआ महसूस किया, जैसे उसकी नजरें मेरे अंदर की सच्चाई को खोल रही हों। मेरे हाथ में पसीना आने लगा। फिर उसने एक दो तीन तमाम सफात पर दस्तखत कर दिए। माँ की आंखों में एक चमक थी, जैसे सदियों की भूख खत्म हो गई हो। मैंने वकील से हाथ मिलाया और मुस्कुराकर कहा, शुक्रिया, सब कुछ आसानी से हो गया। गाड़ी में वापसी पर खामोशी थी। मैंने पीछे बैठे आलिया को देखा, जो खिड़की से बाहर देख रही थी। फिर उसने हल्की आवाज में कहा, जो कुछ तुमने लिया है उसकी कीमत बहुत ज्यादा है, शायद तुम ना दे सको। एक लम्हे को लगा जैसे गाड़ी की रफ्तार रुक गई हो। मैंने उसकी तरफ देखा, वो अभी बाहर देख रही थी, जैसे कुछ कहा ही ना हो। मैंने मसनूई हंसी हंसते हुए अम्मा से कहा, पागल है, क्या बातें करती है? लेकिन दिल में एक अजीब सा खिंचाव था, जैसे किसी ने एक लकीर खींच दी हो। मैंने खुद को यकीन दिलाया, सब कुछ हो चुका है, अब वो सिर्फ एक खामोश औरत है। अगले दिन वकील का फोन आया, मुबारक हो असद साहब, जमीन जायदाद सब ट्रांसफर हो गया है, अब आप मुकम्मल मालिक हैं। मैंने शुक्रिया अदा किया और अम्मा से कहा, अब हम आजाद हैं। मगर उस वक्त भी दिल के किसी कोने में उस जुमले की बाज़कश थी, शायद तुम दे ना सको। कुछ दिन बाद अम्मा ने कहा, आलिया आज अपने कमरे में आईना तोड़ रही थी, कहती है उसमें पुराना अक्स दिखता है। मैं कमरे में गया, फर्श पर शीशे बिखरे थे। उसने कहा, आईना झूठ बोलने लगा था, उसमें मेरा अक्स नहीं, तुम्हारा चेहरा दिखता था। मैंने उसका हाथ पकड़ा, अब बस करो, ये सब पागलपन बंद करो। पागलपन नहीं, याददाश्त है। तुम्हें शायद अभी कुछ याद नहीं, पर वक्त याद दिलाता है। रात को सोने से पहले मैंने खिड़की खोली तो कबूतर गायब था, पिंजरा खाली, दरवाजा खुला हुआ था। मैंने खुद से कहा, परिंदा उड़ गया, लेकिन वाकई कैद वो था या मैं? दिल में एक अजीब सी घुटन थी और आलिया की खामोशी अब मेरी फतह नहीं लगती थी, वो जहर बनने लगी थी। पिछले कुछ दिन खामोश गुजरे थे, जैसे सब कुछ थम गया हो। आलिया कमरे में ज्यादा वक्त गुजारने लगी थी, बातचीत कम, चेहरे पर वही पुराना सुकून, पर उस सुकून में अब कोई अलग किस्म का यकीन नजर आता था, ऐसा यकीन जो मुझे बेचैन करता था। एक शाम अम्मा ने कहा, फुप्पो के सीने में कभी कभी दर्द उठता है, पुरानी दवा खत्म हो गई, कुछ नया मंगवाया है। मैंने हाथ में दवा की बोतल ली, लेबल पढ़ा और मुस्कुराकर कहा, इस बार तेज दवा ली है, असर जल्द आएगा। अम्मा को इल्म नहीं था, मैंने दिन में दवाई की शीशी बदल दी थी। मकसद सीधा था, एक मोहरा और हट जाए।
एक जुबान और खामोश हो। रात के 3 बज रहे थे जब कमरे के बाहर हलचल हुई। फुप्पो करा रही थी, सांस तेज, पसीना माथे पर। अम्मा ने फौरन ही दवा पिलाई और मैं दूर खड़ा तमाशा देखता रहा। आलिया उसी वक्त वहां पहुंची, अपनी माँ का हाथ थामा और उसकी नब्ज पर उंगली रखी। अम्मी, आपको कुछ हुआ नहीं, आपको चुप रहना है। अभी नहीं, वक्त आने दो। ये अल्फाज उसकी जुबान से निकले तो मैं कमरे के दरवाजे के पीछे खड़ा जैसे पत्थर का हो गया था। फुप्पो की आंखें आहिस्ता आहिस्ता बंद हो रही थी, लब हिल रहे थे जैसे कुछ कहना चाह रही हूँ पर आवाज नहीं निकलती थी। आलिया ने उनका सर अपने घुटनों पर रख लिया और आहिस्ता आहिस्ता उनके माथे पर हाथ फेरती रही। अम्मी, मुझे सब पता है, मगर आप कुछ मत कहिए, आपको अभी रुकना है। मैंने दीवार के साथ टेक लगा ली। अंदर एक अजीब शोर था पर बाहर सब खामोश था। सुबह सूरज निकला तो कमरे से चीख निकली। मुलाजमा ने दरवाजा खोला। फुप्पो का जिस्म ठंडा पड़ चुका था। घर में कोहराम मच गया। अम्मा ने सीना पीटा। मैंने अफसोस के चंद जुमले बोले और आलिया, वो चुप थी, सिर्फ चुप, जैसे सदियों की थकन उसकी आंखों में सिमट आई हो। नमाज जनाजा के बाद लोग वापस जा रहे थे और आलिया सहन में बैठकर जमीन पर उंगली से लकीरें खींच रही थी। मैं करीब गया। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? उसने सर उठाया। जो गया है वो वापस नहीं आएगा और जो बाकी है उनका हिसाब अभी होना बाकी है। क्या मतलब? कुछ नहीं, बस वक्त आने दो। शाम को अम्मा ने मुझे एक तरफ ले जाकर कहा, मुझे शक हो रहा है आलिया कुछ जानती है। उसकी आंखें सब कहती हैं पर जुबान बंद है। मैंने हंसते हुए जवाब दिया, जानती होगी तो क्या हुआ, सबूत कहाँ है? जुबान बंद है तो वही काफी है हमारे लिए। उसी रात मैंने आलिया को फुप्पो के कमरे में देखा। वो अलमारी खोल रही थी पर कुछ तलाश नहीं कर रही थी, बस जैसे किसी खुशबू को महसूस कर रही हो। यहाँ क्यों आई हो? मैंने पीछे से पूछा। यादें बंद नहीं होती, दराजें बंद हो सकती हैं, दिल नहीं। यादें पालने से कुछ नहीं होता आलिया। आगे बढ़ो। आगे बढ़ने के लिए कुछ पीछे छोड़ना पड़ता है। तुमने सब कुछ छीना पर मैं सब कुछ छोड़ने पर तैयार हूँ। मैंने पलटकर दरवाजा बंद कर दिया, उसे उसकी यादों में दफन रहने दिया। 2 दिन बाद एक मुलाजमा ने आकर बताया, बीबी जी ने सारी तस्वीरें जला दी हैं, अपने बचपन की, अपनी माँ की और आपकी भी। मैंने हैरानी से पूछा, सब? जी साहब, और जलाकर राख गमलों में डाल दी। कहती थी पौधे सच उगा लेंगे। मैंने आलिया से इस बारे में पूछा, यादें राख में अच्छी लगती हैं? वो कभी बोलती नहीं, सिर्फ चुपती हैं। तुम चाहती क्या हो आलिया? जो तुमने छीना उसी को तुम पर लौटा दूं। उस रात मैंने कमरे में बैठकर देर तक सोचा, आलिया पागल थी या बहुत होशियार। वो अपनी माँ को बचा सकती थी या शायद जानबूझकर ना बचाया। शायद उसने अपनी माँ की कुर्बानी दी मेरे खिलाफ, मेरे अंजाम के लिए। बारिश शाम से जारी थी। बिजली की चमक कमरे की खिड़कियों में झलक रही थी और गरजती आवाजें अम्मा को परेशान कर रही थी। ये रात अच्छी नहीं लग रही असद। उस लड़की की आंखों में कुछ और ही चल रहा है। मैंने माँ की बात सुनी, अनसुनी कर दी और बाहर निकल गया। आलिया लॉन के बीचों बीच बैठी थी, बारिश में भीगी, जमीन पर 2 जानों और उसकी नजरें दरवाजे पर टिकी हुई थी। वो न हिल रही थी, ना बोल रही थी। उसके हाथ की मट्टी बारिश से कीचड़ बन चुकी थी और बाल चेहरे पर चिपके हुए थे। जाओ यहाँ से, मैंने ऊंची आवाज में कहा, ये घर अब तुम्हारा नहीं। उसने मेरी तरफ नहीं देखा, उसने बस दरवाजे को घूरा जैसे उसमें कुछ लिखा हो जो सिर्फ वो पढ़ सकती हो। अम्मा पीछे आई, असद इसे निकाल दो, ये हमारी इज्जत को डिबोने पर तुली है। मैंने अंदर जाकर दरवाजा बंद किया और बाहर से कफल लगा दिया। एक बार के लिए लगा जैसे मैंने कोई आखिरी दरवाजा बंद कर दिया है, पर किसके लिए? उसके लिए या अपने लिए? ये फैसला बाद में होना था। रात गई, मैं छत पर गया। बारिश थमी हुई थी पर फर्श पर पानी जमा था। मैंने नीचे देखा, आलिया अब भी वहीं बैठी थी। ना चीख, ना फरियाद, ना हरकत, सिर्फ वही खाली नजरें, जैसे वो किसी मंजर को दोहरा रही हो। सुबह अम्मा की चीख सुनाई दी। मैं दौड़कर बाहर गया तो दरवाजे पर खून से लिखा था, तुमने दरवाजा बंद किया, मैं अदालत का दरवाजा खोलूंगी। मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ गई। अम्मा ने कहा, ये पागल हो गई है, देखो क्या लिखा है, अपने खून से। मैंने दरवाजे को गौर से देखा। हरूफ ताजा थे और उनमें एक ठोस इरादा छुपा था। ये पागल नहीं लगती माँ, मैंने पहली बार सोचा ये कुछ और कर रही है, पर अगले लम्हे मैंने खुद को तसल्ली दी, ये बस शिकस्त खोरदा औरत है जिसका सब कुछ मैंने छीन लिया है और हारी हुई लड़कियां कुछ नहीं करती। दोपहर को आलिया गायब थी, न सहन में न गेट के बाहर। मैंने मुलाजमा से पूछा, वो गई कहाँ? साहब, सुबह सवेरे एक गाड़ी आई थी, काले शीशों वाली, बीबी जी उसमें बैठकर चली गई। मैंने झुंझलाकर फोन उठाया, किसको कॉल करता? आलिया का कोई राब्ता, कोई दोस्त बाकी न छोड़ा था।
उसके पास जाने के लिए कुछ नहीं था या शायद मेरे इल्म में नहीं था। शाम को एक पुराना मुलाजिम आया जिसे मैंने महीनों पहले निकाल दिया था। उसके हाथ में एक बंद लिफाफा था। बीबी जी ने दिया है। मैंने लिफाफा खोला। अंदर एक तस्वीर थी, मेरे और आलिया के निकाह वाले दिन की तस्वीर। पुष्ट पर लिखा था। तस्वीर में सब मुस्कुरा रहे थे मगर असल चेहरे सिर्फ वक्त दिखाता है। मैंने तस्वीर फाड़कर फेंकी और अम्मा से कहा, ये ड्रामे कर रही है, सिर्फ हमें डराना चाहती है। बेटा मैं डर रही हूँ, वो पागल हो या होशियार। अब वो खामोश नहीं रही। फिर भी हम फातेह हैं माँ, हमने सब कुछ ले लिया है, वो कुछ नहीं कर सकती। 2 दिन गुजरे, खामोशी थी जैसे किसी तूफान से पहले का सन्नाटा। एक पुराना वकील मिला जिसने मुझसे कहा, आलिया बीबी कुछ कागजात लेकर मेरे दफ्तर आई थी, बहुत पुरानी फाइल, बाप की वसीयत, ट्रस्ट के कागजात। तुमने उसे कुछ दिया नहीं पर उसके सवाल बहुत गहरे थे। ऐसा लगता था वो सब समझ चुकी है। मैंने फोन बंद किया और पहली बार महसूस किया, दरवाजा मैंने बंद किया था पर उसने कोई और रास्ता चुन लिया है। रात को सहन में गया जहां आलिया बैठी रहती थी। फर्श पर उसकी उंगलियों के निशान मट्टी में अब भी सख्त थे, जैसे कोई लिखा हुआ राज हो। मैंने पानी का छिड़काव किया, निशान धुंधले हो गए मगर दिल में खदशात और वाजे होते गए। अम्मा ने मुझसे कहा, अगर ये अदालत गई तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, सबूत नहीं है, सब कुछ हमारे नाम है। और अगर खामोशी ही उसका सबसे बड़ा सबूत हो। मैंने माँ की तरफ देखा, उनकी आंखों में भी शक था और वही शक मेरे अंदर भी पलने लगा। कुछ रातें और गुजरी और आलिया का कोई सुराग ना मिला, लेकिन मेरी नींद उड़ चुकी थी। हर दरवाजे की चटखन, हर फोन कॉल, हर साया मुझे उसकी तरफ खींचता था। मुझे लगा शायद मैंने सब कुछ जीत लिया था, पर दरवाजे के उस पार कोई अदालत बैठी थी जो फैसला अब देने वाली थी। माहम के साथ रिश्ता तय होते ही अम्मा ने घर में हलचल मचा दी थी। पुरानी बातों को दफन करने की तलकीन हुई। नए पर्दे लगे, दीवारों पर रंग चढ़े और मेहमानों की लिस्ट तैयार होने लगी। हर तरफ खुशी का शोर था, जैसे कुछ ना हुआ हो, जैसे आलिया का कोई वजूद ही ना था। और मैं सबके दरमियान मुस्कुरा रहा था पर दिल में कुछ और चल रहा था। मेहंदी की रात रोशनियों से पूरा घर जगमगा रहा था। हर कोना गुलाबी और पीले रंग की रोशनी से चमक रहा था। माहम के हाथों में मेहंदी लगी, चेहरे पर दुल्हन जैसी शर्म और आंखों में सपने। रिश्तेदार मुबारक बातें दे रहे थे, ढोलक बज रही थी, गाने गाए जा रहे थे। मैंने सबके दरमियान खड़े होकर कहका लगाया, जैसे सब कुछ मेरे कंट्रोल में हो, देखा माँ, कैसा जोड़ है, अब कोई साया नहीं। अम्मा ने सर हिलाकर कहा, बस नजर ना लगे, सब कुछ ठीक है। पर ठीक कुछ भी नहीं था। एक मुलाजिम हाँफा हुआ अंदर आया, चेहरा खौफ से सफेद। साहब, बाहर दीवार के पास कोई बैठा था, साए जैसा, पर अब वो नहीं रहा, सिर्फ कुछ बाकी है। मैं फौरन बाहर निकला। रोशनियों के शोर से निकलकर जब सहन की दीवार के उस पार पहुंचा तो सन्नाटा था। जमीन पर कुछ नहीं, सिर्फ एक आईना पड़ा था, पुराना, बिखरा हुआ, गर्द से अटा हुआ। मैंने उसे सीधा किया तो उस पर खून से लिखा था, चेहरे बदलते हैं, नीयतें नहीं। मेरे हाथ कपकपाने लगे, गर्द उड़ रही थी और उस आईने में मुझे अपना चेहरा दिखाई दिया। पर वो चेहरा वो नहीं था जो मेहमानों को दिखा रहा था। वो चेहरा वैसा ही था जैसा आलिया देखा करती थी, वही गरूर, वही फरेब और वही खालीपन। मैंने गुस्से में आईना जमीन पर दे मारा। शीशा चकनाचूर हो गया पर उस पर लिखे अल्फाज मेरे दिमाग में गूंजने लगे। अंदर आया तो माहम ने पूछा, क्या हुआ, कहाँ चले गए थे? मैंने हंसते हुए कहा, कुछ नहीं, बस एक पुराना आईना पड़ा था। पुराना आईना? उसने हंसते हुए कहा, अच्छा है, तोड़ दिया, पुरानी चीजें सच दिखाती हैं। मेरे चेहरे से हंसी गायब हो गई। दिल के किसी कोने में लग रहा था वो आईना मेरे लिए लाया गया था, जैसे कोई खामोश गवाही। शाम ढली, मेहमान वापस गए, माहम अपने कमरे में चली गई। मैं छत पर जाकर खड़ा हो गया, नीचे झांका तो दरवाजे के बाहर कीचड़ में किसी ने पाँव के निशान छोड़े थे, नंगे पाँव। बारिश थम चुकी थी लेकिन जमीन पर वो निशान ताजा थे, जैसे अभी कोई गया हो। अगली सुबह दीवार पर एक कागज चिपका मिला जिस पर हाथ से लिखा था, तुमने मेहंदी सजाई है, मैं फैसला लिख रही हूँ। अम्मा ने वो कागज देखकर कहा, ये फिर वापस आ गई है, पुलिस को इत्तला दें। मैंने सर हिलाया मगर दिल में एक और ख्याल था। आलिया मेहंदी की खुशबू में अपने अल्फाज छोड़ रही थी, जैसे उसे मेरे हर कदम का इल्म हो। मैंने मुलाजिम से कहा, कल से बाहर कोई साया या आदमी दिखे फौरन बताना। उसने कहा, साहब, कल रात एक बिल्ली सीढ़ियों पर बैठी थी, उसे हटाया तो वो भी नहीं हटी, आंखों में जैसे इंसान था। मैंने झुंझलाकर कहा, ये सब वहम है, दिमागी खेल। पर दिमाग ही तो खेल रहा था हर चीज में। अब आलिया की झलक दिखाई देती, पंखा चले तो उसकी हंसी की गूंज सुनाई दे, दरवाजा खुले तो लगे वो सामने आ गई है। माहम की बातों में दिलचस्पी खत्म हो चुकी थी। वो बात करती और मैं किसी और दुनिया में खोया रहता। उसने पूछा, क्या तुम वाकई खुश हो? मैंने कहा, हाँ,
बिल्कुल, पर मेरे झूठ का अक्सर आईने में घूम रहा था और वो आईना जो मैं तोड़ चुका था, वो अब मेरी याद में जुड़ने लगा था। 2 दिन बाद हम शादी की तैयारियों के लिए मार्केट जा रहे थे। बाहर निकले तो दरवाजे पर एक कागज़ लटक रहा था, जिस पर स्याही से लिखा था, सजने वाली ज़िंदगी में अगर कब्र की खामोशी हो, तो सुरों की गूंज देर तक रहती है। माँ हमने वो जुमला पढ़ा और खामोश हो गई। मैंने उसे फौरन हटा दिया। किसी का मज़ाक है, पर अब ये मज़ाक नहीं लगता था। ये एक सिलसिला था जो मुसलसल मेरे दिमाग में सुराख कर रहा था। आलिया ने कुछ बोला नहीं था, पर अब वो हर लफ्ज़ में मौजूद थी। मेहंदी की रात गुज़र गई, पर उस रात मेरे अंदर जो कुछ टूटा, वो अब तक ठीक नहीं हुआ। एंटी करप्शन का ऑफिस ज़्यादा बड़ा नहीं था, मगर अंदर घुसते ही एक अजीब-सा बोझ महसूस हुआ, जैसे दीवारों पर खामोश इल्ज़ामात चिपके हों। 2 एहलकारों ने मुझे कमरे में दाखिल होने का इशारा किया। मैंने कोट दुरुस्त किया, सांस संभाली और दरवाजे के अंदर कदम रखा। कमरे में एक मेज थी, उसके पीछे एक कुर्सी जिस पर कोई बैठा था। सफेद शर्ट, स्याह कोट, सर झुका हुआ, फाइलों में मसरूफ। असद मलिक। आवाज सर्द थी, रस्मी और बिल्कुल अजनबी। मैंने बामुश्किल हाँ में सर हिलाया और अगले ही लम्हे उसने चेहरा उठाया। मेरी रीढ़ की हड्डी जैसे बर्फ में डूब गई। आलिया, वही चेहरा, मगर अब जज्बात से आरी, ना कोई हिचकिचाहट, ना बेबसी, सिर्फ फैसला। आंखों में वही गहरा सुकून जिसे मैं बरसों से नजरअंदाज करता आया था, पर अब वो सुकून मेरे खिलाफ गवाही देने वाला था। तुम। हाँ मैं। उसने मेरी बात काट कर कहा। तुम्हें लगा मैं कहीं गायब हो गई हूँ, तुम्हें लगा एक खामोश औरत खत्म हो गई है। मैंने कुछ बोलना चाहा, पर जुबान जैसे जमी रही। उसने मेज से फाइल उठाकर मेरी तरफ फेंकी। ये तुम्हारे कारनामे हैं, फर्जी दस्तखत, जालसाजी, जायदाद की मुंतकिली, जहरीली दवा की रिपोर्ट और तुम्हारा गरूर। मैंने फाइल के कागजात पर नजर दौड़ाई तो हर सफ़े पर वही कुछ था जो मैंने छुपाने की कोशिश की थी। ये सब तुमने इकट्ठा किया? नहीं, तुमने खुद दिया। खामोशी में जो कुछ तुम बोलते रहे, वो सब मैं सुनती रही और सच एक दिन खुद बोलने लगता है। कमरे में सन्नाटा था। बाहर अफसर चल फिर रहे थे, फाइलों की आवाज आ रही थी, मगर मेरे कानों में सिर्फ एक जुमला गूंज रहा था। तुम्हें लगा मैं पागल थी। आलिया मेरी बात सुनो, अब तुम्हारी बात सुनने का वक्त नहीं, अब तुम्हारी फाइल बोलेगी। मैंने गुस्से और बेबसी के मिले जुले तासुर में कहा, तुम बदला ले रही हो। नहीं, बदला छोटा होता है। मैं इंसाफ कर रही हूँ, उस माँ के लिए जिसे तुमने चुप करा दिया, उस घर के लिए जो तुमने लूटा, और उस खामोश बेटी के लिए जो बरसों संभलती रही ताकि तुम पूरी तरह बेनिकाब हो सको। मैं कुर्सी पर बैठ गया। माथे पर पसीना था, हाथ कपकपा रहे थे। ये वो आलिया नहीं थी जिसे मैंने कमजोर समझा था। ये एक आईनी अफसर था जो कानून की जुबान में जवाब दे रही थी। तुम यहाँ तक कैसे पहुंची? जिस दिन तुमने दरवाजा बंद किया था, उसी दिन मैंने एक नया दरवाजा खोला था। तुम समझते रहे मैं हार गई हूँ, मगर मैंने हर दिन सीखा, हर लम्हा लिखा, और तुमने जो भी छीना वो सब मैंने जमा किया। वक्त पर लौटाने के लिए मैंने फाइल बंद की। तुम जानती हो ये सब साबित करना आसान नहीं, इसलिए मैं खामोश रही, क्योंकि जो शोर करता है वो अक्सर रिकॉर्ड पर नहीं आता, मगर जो चुपचाप सब देखे वो एक दिन सब दिखा देता है। उसने बटन दबाया और एक अफसर अंदर आया। असद मलिक को ऑफिशियल इंक्वायरी का नोटिस दिया जाए। अगली पेशी अदालत में होगी। मैं खड़ा हुआ। तो अब तुम मेरे खिलाफ मुकदमा चलाओगी? नहीं, मुकदमा तुम्हारे खिलाफ वक्त ने पहले ही लिख दिया है। मैं सिर्फ उसे पढ़ रही हूँ। मैं कमरे से निकलने लगा, मगर दरवाजे पर रुका, मुड़कर देखा। आलिया मेज पर झुकी हुई थी, कलम हाथ में, और उसका चेहरा वैसे ही पुरसुकून जैसे कोई काम मुकम्मल होने के करीब हो। चंद दिन बाद जब अदालत पहुंचा, वहां